नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम NCERT 10th क्लास पुस्तक है इतिहास, इसका अध्याय नंबर 4 हम डिस्कशन कर रहे थे कि औद्योगिकरण का विकास उत्पादन कैसे हो रहा था। वो हम इससे पहले हम 2 पार्ट हम कर चुके थे। आज जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, फैक्ट्रियों का आना, ये हम आज डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेशन में भी बताएं कि क्लास कैसे रही। आज हम जो हमारा जो पॉइंट रहेगा, फैक्ट्रियों का आना। फैक्ट्रियों का आना, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? तो हमारा आंसर आएगा 1854 में। 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक 1862 तक आते आते ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2150 करंदे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी। कि भारत में पहली जो मिल कंपनी है, पहली कपड़ा मिल है, वो कब लगी थी? 1854 में लगी थी। और 1855 तक दूसरी साल में 7 साल बाद 1862 में चालू हो गई थी। कि देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हो गई थी। उत्तरी भारत में एलिगन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खोली गई थी। उत्तरी भारत में कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। कब जी? 1860 में। इसके साल बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई थी। 1874 में मद्रास में पहली बार कताई और बुनाई मिल खुल गई थी। मद्रास में कब खुली? 1854 में। 1874 में। 1854 में सबसे पहले शुरुआत होती है मुंबई से। ये उद्योग कौन लगा रहा है, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही है, मिलों में काम करने वाले कौन थे, ये हम डिस्कशन करेंगे। 4.1 प्रारंभिक उद्यमी। प्रारंभिक उद्यमी क्या है, कैसे हैं? देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखिए ये कौन लोग थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूह का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा है। किसके ज़माने से चला आ रहा है? तो चीन के ज़माने से चला आ रहा है। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा कि 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। अंग्रेज है भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे और इसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे। इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी चाय की हैसियत में पहुंच गए थे। पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित कराते थे, माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830-34 के दशक में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संगठनों और औरों के साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी के चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। ब्रिटेन में डिनसो पैटेंट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास का निर्यात करके पैसा कमा लिया। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति G.D. बिड़ला के पिता और दादा ने किया था।
द्वारकानाथ टैगोर चित्र नंबर 17 में दर्शाया गया है। द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था भारतीय पश्चिमीकरण और औद्योगिक के रास्ते पर चलकर विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, मकान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। ये चित्र नंबर 17 में दर्शाया गया था। चित्र नंबर 16 है जमशेदजी जीजी भोये, जो एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्हें भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े थे। क्यों बेचने पड़े? 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल कब लगी? 1917 में लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकमचंद जी ने भी चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिड़ला के पिता और दादा ने भी किया था। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्क का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे। कहाँ से व्यापार करते थे? बर्मा से करते थे। कुछ के मध्य पूर्व में पूर्वी अफ्रीका से संबंध थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्य समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े नहीं थे। भारत में भी व्यवसाय करते, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते, सूद पर पैसा चलाते, ब्याज पर पैसा चलाते, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे, व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुत से ने फैक्ट्रियाँ लगा ली थी कि भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया। वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। वो अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं, नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे जहाजरानी व्यवसाय ने भी बाहर धकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इनमें बर्ड, हिगल्स एंड कंपनी, एड्रयूल, जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। यह एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी, उनका प्रबंध संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्तपोषक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय उद्योगपतियों के अपने वाणिज्य परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसाय को शामिल नहीं किया जाता था। मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियाँ होगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों के मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता, वो औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। क्या होता, जब गांव में काम ही नहीं होता तो ये कहाँ औद्योगिक क्षेत्र थे, उस ओर जाते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के गांव से थे। मिल मजदूर बीचों बीच में अपने गांव में जाते रहते थे। फसलों की कटाई व त्योहार के समय गांव में लौट जाते थे। नज़दीक के थे तो इसलिए अपने गांव वापस चले जाते थे। और बाद में जब वे नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच गए थे। बम्बई के एक मिल के युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत ये चित्र 19 में दर्शाया गया है। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था, क्योंकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मजदूरों की मांग बढ़ रही थी।
लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निश्चित था। उद्योगपति नई मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जो नए उद्योगपतियों के लिए जो मजदूरों मिलों में प्रवेश निश्चित था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति थे नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक क्या रखते थे, जॉबर। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जॉबर कौन होता था, क्वेश्चन आएगा कि जॉबर कौन था। जो मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखा जाता। जॉबर कौन होता था, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जो पहले जो कर्मचारी होता था जो नई मजदूरों को भर्ती करता था उसे जॉबर कहते हैं। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, अपने काम को भरोसा देता था और शहर में जमने के लिए मदद देता था। मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति था। जॉबर कौन था, जैसे हम कहीं लगे रहे हैं तो हम अपने आसपास गांव अपने गांव के जो है कर्मचारी वहाँ भर्ती करवाते थे और वो क्या होता था, एक जॉबर होता था। जॉबर ही उसको जो साथ लेकर आता था उसको सुविधा देता था, रूम दिलवाता था। तो पैसे की ज़रूरत होती तो पैसा देता, इसलिए जॉबर एक ताकतवर व्यक्ति था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बना। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे, मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे थे। वही बाद में मजदूरों से तोहफा है वो लेने लगे। समय के साथ साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। ये दर्शाया गया है चित्र 20 में। मुख्य जॉबर जॉबर अपने अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कि औद्योगिक विकास का अनूठापन। औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या है। भारत में औद्योगिक उत्पादन व वर्कशॉप रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी की कुछ खास तरह के उत्पादों से ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय या कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत की शुरुआती सूती मिलों में कपड़ों की बजाय मोटे सूती धागों की बनाए जाते थे। जब धागों का आयात किया जाता था तो हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों से बनने वाले धागे को भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे। उनके चीन को निर्यात भी कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत औद्योगिकरण का ड्राक की कई बदलाव की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से राष्ट्रीयवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने, अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आने लगी। चीनी बाजार में चीन और जापान की मिलों को कुछ उत्पाद छा गए। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 भारत की सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया था। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। 1914 तक क्या है कि औद्योगिक विकास और धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखाने में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की जीन था, बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों पर काम रखा गया। हरेक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकरण न कर पाने और अमेरिकी का
जर्मनी जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। औपनिवेशिकों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली थी। लघु उद्योगों की बहुतायत जो लघु उद्योगों की बहुतायत है क्या थी। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योग में लगातार इजाफा हुआ लेकिन अर्थव्यवस्था के विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति के बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5%, 1931 से 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ। ये बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में सही है जिसके हमने पीछे चर्चा की। सस्ते मशीन निर्मित धागे से 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया। लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बड़े कपड़ों के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच ये 3 गुना हो चुका था। इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो और उत्पादन बढ़ सकता है तो हाथ में काम करने वालों की नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई स्टल वाले करंदों का इस्तेमाल करते थे। कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन तेज हुआ, श्रम की मांग आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई स्टल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक तो हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने, मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली थी। नया शब्द है फ्लाई स्टल। क्या है? यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 37 धागे ताना द वेफ्ट कोलंबो धागे दबाना द वार्फ से पिरो देती है। फ्लाई स्टल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े कंधे चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली। मिलों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने में मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। उसके मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। गरीब, खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता तो नगद आय के साधन खत्म हो जाती। कपड़ा नहीं खरीद सकते। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी। उससे उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों मर रहे होते तो तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे ही जैसा कि आप देख चुके हैं, मेल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में जो उत्पादन बढ़ाते जा रहे थे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। उनको ज़िंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें हैं उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बटाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियां युग के अतीत के विशेष अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। वस्तुओं के लिए बाजार है। हम देख चुके हैं किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर
कब्जे के लिए प्रयास किया। किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों को व्यापारियों और उद्योगपतियों ने औपनिवेशीकरण नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई, अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती तो लोगों ने उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता था। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का था। जैसे कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और वांछनीय बना लेते हैं, लोगों की सोच बदल देते हैं, नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हमें एक ऐसी दुनिया में है जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबार, पत्रिका, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर जब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। इतिहास में पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में एक और नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों में लेबल लगाते। लेबल का फ़ायदा ये होता कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती। लेबल पर ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक था। किसी लेबल पर मोटे अक्षर मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। लेबल पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते, उन पर तस्वीरें भी होती थी, अक्सर बहुत सुंदर होती थी। हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब लोगों को आकर्षित करने के लिए तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माताओं ने ये दिखाने की कोशिश करते, ईश्वर भी चाहता है कि लोग इस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता कि विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों की जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माताओं ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों या पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ आ जाते जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकान, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। जो इनको कैलेंडर लगाते थे वे विज्ञापन भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीर, महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राटों और नवाबों की तस्वीर भी विज्ञापनों और कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर ये होता कि अगर आप शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं तो शाही निर्देश से बनाया गया है, इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। उनका आशय, अगर आपका राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उनको चीज़ों को खरीदें जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। ये चित्र दर्शाए हुए हैं, जैसे चित्र नंबर 28 में दर्शाया गया, चित्र नंबर 27 में दर्शाया गया है, चित्र नंबर 26 में, चित्र नंबर 26 काय में दर्शाया गया था। चित्र नंबर 25 में भी चित्र कृष्ण जी के फोटो है, ये दर्शाई हुई थी। और आज हमारा जो लेसन है वो समाप्त हुआ है। चौथा जो हमारा औद्योगिकरण था वो हमने डिस्कशन किया। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।